क्या भारत दुनिया का पहला ऐसा रडार बना रहा है जो F-35 और J-20 जैसी स्टेल्थ फाइटर को भी डिटेक्ट कर सकता है? क्या तेजस मार्क 2 अभी एक बार फिर से डिले हो गया है? और क्या भारत अभी अपना खुद का 10 मेगावाट क्लास की नेवल इंजन और हैवी लिफ्ट एयरशिप को बनाने जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की नेक्स्ट जनरेशन रडार टेक्नोलॉजी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी ने अब एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है सॉवरेन क्वांटम रडार। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 में अदिति 4.0 यानी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आइडेक्स प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल के मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर जैसे कि चाइना का J-20 और अमेरिका की F-22 या F-35 स्पेशली इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि कन्वेंशनल रडार के लिए इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। लेकिन क्वांटम रडार का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल अलग होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी क्वांटम एनटैंगल्ड फोटॉन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें टारगेट से वापस आने वाले सिग्नल को स्टोर्ड क्वांटम रेफरेंस के साथ कंपेयर करके डाटा को निकाला जा सकता है। इस वजह से वीक रडार रिटर्न्स और हेवी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बावजूद भी टारगेट डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अब जब भी हम क्वांटम रडार्स की बात करते हैं तो ये रडार की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक होने वाली है, क्योंकि इसमें नॉर्मल रडार की तरह सिर्फ रेडियो वेव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बदले इसमें एनटैंगल्ड क्वांटम पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको अगर मैं आपको एकदम से सिंपल भाषा में समझाऊं तो दो एनटैंगल्ड क्वांटम पार्टिकल को हम निब्बा निबी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इनको अगर हम दुनिया के दो अलग अलग हिस्से में भी रख देंगे तो एक पार्टिकल में जो चेंजेस आएंगे या वो जैसा फील करेगा सेम चेंजेस हमको दूसरे एनटैंगल्ड फोटोन पार्टिकल में देखने को मिल जाएगा। यानी अगर एक बाबू ने थाना नहीं था या पोटी नहीं किया है तो दूसरे को पता चल जाएगा। इनके बीच चाहे लड़की का बाप आए, भाई आए या फिर कोई और आ जाए या फिर इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाए तो इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इस वजह से अभी क्वांटम रडार को एंटी स्टेल्थ रडार टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि जब दो एंटैंगल्ड क्वांटम पार्टिकल में से एक पार्टिकल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से टकराता है तो भले ही वो वापस रडार तक रिफ्लेक्ट होकर ना आए, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल हमारे पास मौजूद रहता है उसे बात पता चल जाता है कि ये किससे टकरा है या फिर वो क्या चीज़ है। सबसे खास बात यह कि इंडियन नेवी ने इस प्रोजेक्ट के इनिशियल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए अभी 25 करोड़ एलोकेट कर दिए हैं और इंडियन स्टार्टअप MSME कंपनीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। फ्यूचर में इस रडार को नेवल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि रियल टाइम टारगेट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सकेगा। कुल मिलाकर क्वांटम रडार कन्वेंशनल रडार का रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि VHF रडार और पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार के साथ मिलकर भारत की मल्टी लेयर्ड एंटी स्टेल्थ एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाने वाला है। अगला अपडेट भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। HAL की तरफ से फैनब्रो एयरशो 2026 के दौरान तेजस मार्क 2 को लेकर एक नई टाइमलाइन को शेयर किया गया है। HAL के चेयरमैन रवि कुमार के मुताबिक तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप की असेंबली अभी चल रहा है और इसका मेडन फ्लाइट मार्च से जुलाई 2027 के बीच होने की बात HAL की तरफ से किया जा रहा है। यानी प्रोग्राम धीरे धीरे डिजाइन फेज से बाहर निकलकर टेस्टिंग फेज में एंटर करने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि तेजस मार्क 2 सिर्फ तेजस मार्क 1 का अपडेटेड वर्जन नहीं होने वाला है, बल्कि ये कम्प्लीटली नया और काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसमें पावरफुल जेन इलेक्ट्रिक F4N4 इंजन, उत्तम AESA रडार, 11 हार्ड पॉइंट्स, ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी, बेहतर पेलोड कैपेसिटी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे मॉडर्न फीचर इसमें मौजूद होने वाले हैं। फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट को मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात भी देखने लायक है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की टाइमलाइन पिछले कई सालों में बार बार आगे बढ़ती जा रही है। पहले ही प्रोटोटाइप रोलआउट और मेडन फ्लाइट के टारगेट को कई बार रिवाइज किया जा चुका है। अब एक बार फिर HAL की तरफ से मार्च से जुलाई 2027 तक का टारगेट दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिलेज तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन लगातार टाइमलाइन शिफ्ट होने की वजह से
इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन प्लानिंग पर इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस नेवल इंजन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। कंपनी के मुताबिक भारत के पास अभी 10 मेगावाट तक के पावर जनरेट करने वाले डिफेंस ग्रेड मरीन डीजल इंजन डेवलप करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। फिलहाल कंपनी इंडियन नेवी के लिए अभी 6 मेगावाट क्लास के इंडिजिनस मरीन डीजल इंजन पर काम कर रही है, जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के मेक 1 कैटेगरी के अंदर डेवलप किया जा रहा है। अब अप्रैल 2025 में इंडियन नेवी ने किर्लोस्कर के साथ प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर को साइन किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत का पहला इंडिजिनस हाई एंड्योरेंस मीडियम स्पीड V12 मरीन डीजल इंजन को डेवलप किया जा रहा है। इस इंजन का पावर लगभग 6 मेगावाट यानी करीब 8000 हॉर्स पावर के आसपास होने वाली है। सबसे खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट की 70% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि बाकी 30% इन्वेस्टमेंट किर्लोस्कर की तरफ से किया जा रहा है। और अभी कंपनी का कहना है कि पहला प्रोटोटाइप अप्रैल 2028 तक तैयार हो सकता है। लेकिन इस अपडेट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि किर्लोस्कर ने सिर्फ 6 मेगावाट तक के इंजन को डेवलप करने का वादा नहीं किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि उनके पास अभी 10 मेगावाट तक के मरीन डीजल इंजन डिजाइन और डेवलप करने की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी मौजूद है। यानी अगर फ्यूचर में इंडियन नेवी को बड़े डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट या ऑक्सिलरी शिप्स के लिए और भी ताकतवर प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत पड़ती है तो भारत के पास इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद हो सकता है। अभी के लिए हम इस तरीके की सिस्टम के लिए यूक्रेन या फिर यूएस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर किर्लोस्कर 10 मेगावाट तक की इंजन को बना लेता है तो हमारी मरीन इंजन को लेकर जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो आगे चल के रिड्यूस होने वाली है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस एरो इंजन प्रोग्राम की तरफ से है। वाइस एडमिरल रमन पुरी ने कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उनके मुताबिक कावेरी इंजन फेल नहीं हुआ था, बल्कि भारत के पास उस समय ऐसा इकोसिस्टम ही मौजूद नहीं था जो इतनी कॉम्प्लेक्स एरो इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाता। उनका कहना है कि फंडिंग रोकने की वजह से भारत ने कई सालों का टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस को खो दिया और फॉरेन इंजन के ऊपर भारत का डिपेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम का सबसे बड़ा चैलेंज टेक्निकल डिजाइन नहीं बल्कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था। वाइस एडमिरल पुरी के मुताबिक भारत के पास हाई अल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी मौजूद नहीं थे। इस वजह से हर मेजर टेस्ट को करने के लिए इंजन्स को रशिया भेजना पड़ता था, जहां पर टेस्टिंग स्लॉट मिलने में कई महीने लग जाते थे। फिर इंजन को वापस भारत लाकर मॉडिफिकेशन करना पड़ता था और फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ता था। इसी प्रोसेस ने प्रोग्राम को काफ़ी स्लो बना दिया था। सबसे खास बात यह कि उन्होंने ये भी बताया कि कावेरी का ड्राई थ्रस्ट जो था वो टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच गया था, जबकि आफ्टर बर्नर परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। जीटीआरई को टेक्निकल इशू भी समझ आ गए थे, लेकिन उसी दौरान ही तेजस प्रोग्राम के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की F404 सीरीज की इंजन को इस्तेमाल करने को फाइनल कर दिया गया था और उसके बाद कावेरी इंजन की फंडिंग को धीरे धीरे बंद कर दिया गया था। उनके मुताबिक उस समय डीआरडीओ ने रेकमेंड किया था कि कावेरी डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए और सेम टाइम पर हमारा जो फॉरेन इंजन है जिसको बेस करके भी तेजस को बनाया जाएगा उसको एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन ऐसा आगे चल के नहीं हुआ था और धीरे धीरे तेजस प्रोग्राम जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन के ऊपर डिपेंड पड़ गया था। कुल मिलाकर वाइस एडमिरल पुरी का मानना है कि भारत को अब सिर्फ 120 किलोन्यूटन क्लास की इंजन जो कि एमका पर इस्तेमाल होने वाला है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि 90 किलोन्यूटन और 98 किलोन्यूटन इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन पर भी एक साथ काम को शुरू करना चाहिए। साथ ही टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मटेरियल्स, फेडेक टेक्नोलॉजी और डीआरडीओ में एक्सपीरियंस साइंटिस्ट की संख्या को भी बढ़ाने की जरूरत पर फोकस किया जाना चाहिए। उनके हिसाब से असली आत्मनिर्भर भारत तभी हासिल होगा जब भारत सिर्फ फॉरेन टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा बल्कि खुद डिज़ाइन, डेवलपर, सर्टिफाई करने की कैपेबिलिटी को हासिल करेगा। इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला अपडेट भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर की तरफ से है। अभी भारत फौज की तरफ से फैनब्रो इंटरनेशनल एयर शो 2026 के समय फ्रेंच कैनेडियन कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स के साथ एक बहुत बड़ा एमओयू साइन कर दिया है। इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव भारत के लिए इंडिजिनस हैवी लिफ्ट एयरशिप को डेवलप और मैन्युफैक्चर करना होने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्ट एयरशिप कैपेबिलिटी मौजूद होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए रनवेज या प्रिपेयर्ड लैंडिंग जोन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हैवी लिफ्ट एयरशिप बिना रनवे के ही
हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। साथ ही रिमोट एरिया में भी इनको कार्गो पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से भारत जैसे देश जहां हिमालय, डेजर्ट और डेंस फॉरेस्ट जैसे चैलेंजिंग टेरेन मौजूद हैं, वहां इस टेक्नोलॉजी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। सबसे खास बात यह कि इस कोलैबोरेशन का बेस फ्लाइंग व्हेल का LCA 60 टन कैटेगरी की हैवी लिफ्ट एयरशिप होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म लगभग 60 टन पेलोड कैरी कर सकता है और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ ऑपरेट करता है। इसका इस्तेमाल फॉरवर्ड मिलिट्री बेस तक लॉजिस्टिक पहुंचाने के लिए, हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए या फिर रिकॉनेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको कम्युनिकेशन रिले और डिजास्टर रिलीफ जैसे ऑपरेशन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये पार्टनरशिप एक नया एयरक्राफ्ट या एयरशिप बनाने का प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि भारत में एक कम्प्लीटली नया एयरशिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।